नमस्ते, मेरे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। मैं अभी भी वो ट्रैवल कर रहा हूँ और इस समय जी, का आगे-पीछे हो जाता है। नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो व्यथित कर रही हैं और उसमें एक अगर आईपीएस ऑफ़िसर इस देश में सुसाइड करने को बाध्य हो रहा है, तो यहाँ इस देश का गरीब-गुरबा, दलित, पिछड़ा आदमी कितना सुरक्षित है और इसकी जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसने इतने सालों में क्या किया है, ये उस पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मैं बात की शुरुआत इसलिए यहाँ से कर रहा हूँ, कुछ प्रश्न और थे, हम लोग जनरली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो हम लोगों को लगता है कि चुनाव, लेकिन शायद चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं और कौन-सी ऐसी व्यवस्था है, जिसमें जो सबसे बड़ी सर्विस होती है, इंडियन मतलब ऑल इंडिया सर्विस, उसका उसका जो अधिकारी है वो भी अपने को इतना दीन समझ रहा है कि उसको आत्महत्या करना। मैं इसमें पहले आपकी बात पे एक एक टिप्पणी देना चाहूँगा। देखिए सर मैं उसके पहले बात करता हूँ कि 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया। लेकिन एक बात मैं इस यहाँ रेखांकित करना चाहता हूँ कि संविधान बनाने की जो समिति थी, उसकी अध्यक्षता कर रहे बाबा साहेब आंबेडकर, जो हमारे पहले कानून मंत्री थे। इतना बेहतरीन संविधान, जो उनको संविधान के रचयिता भी मानते हैं लोग, वो खुद ही संविधान लिखने के बाद, संविधान देश को लोकार्पित करने के बाद, कानून मंत्री रहने के बाद, खुद उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकारा। और क्यों स्वीकारा? किस बात के लिए स्वीकारा? उन्होंने कहा कि जन्म किस धर्म में लेता हूँ ये मेरे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन मरूँगा किस धर्म में ये तो मेरे हाथ में है। कई धर्मों का आकलन करने के बाद उनको लगा है कि बुद्ध धर्म ही ऐसा है, जहाँ जाति-पात नहीं है और सभी एक इंसान को इंसान के रूप में देखा जाता है। उनकी पीड़ा देखी है जाति-पाति को लेके। और धीरे-धीरे मामला बहुत इम्प्रूव होता गया, जातियों की दीवारें टूटती गई। कई राज्यों को, मतलब कई नॉर्थ में थोड़ा-सा फिर भी था, लेकिन आप दक्षिण से लेके ऊपर तक आ जाइए तो आपको बहुत सारा मामला साफ-सुथरा होते हुए दिखाई देता है। लेकिन 2014 के बाद क्या फिर यू टर्न लिया समाज ने? 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ, जो लोगों का संविधान पे विश्वास कम होने लगा और फिर मनुस्मृति हावी होने लगी? क्या हमारे सत्ताधीश जो सत्ता में आए और लगातार सत्ता में बने हैं वोट चोरी से? हम वोट चोरी से इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये आरोप सामने दिखते हैं, जिसका अभी कोई जवाब दिया नहीं किसी ने। जब तक उठाए हुए सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक वो आरोपी ही रहेंगे और तब तक वो वोट चोरी की सरकार मानी जाएगी। यदि मुझ पे हत्या का आरोप लगता है तो मैं, वो जब साबित करे हत्या का आरोप, तो हत्या का आरोप सरकार ने साबित किया तो मुझे साबित करना है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ। यदि मैं चुप हूँ, तो मैंने किया है काम। आरोप लगाए, आरोप साक्ष्य के साथ है और वो साक्ष्य कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी समझता है और उसके बाद भी सरकार चुप है, चुनाव आयोग चुप है, इसका मतलब वोट चोरी हुई है। तो वोट चोरी की जो सरकारें आई, क्या ये धीरे-धीरे ये ज़हर जातिवाद का इतना फैल रहा है कि ये एक आइसोलेटेड नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाता है, क्योंकि वो दलित है। एक तरफ दलित राष्ट्रपति होने का, बनाने का आप अपने आप को पीठ थपथपाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यदि थोड़ा-सा न्यायप्रिय तरीके से निर्णय देने लगता है, तो जूता फेंका जाता है उसके ऊपर। और जूता फेंकने वाले की मानसिकता देखिए, वो अभी भी कहता है कि मैं और फेंकूँगा जब समय आया तो। समाज में डर नहीं रहा क्योंकि ज़हर इतना चला गया है। उसके बाद एक दलित युवती का दिन दहाड़े 12 बजे आप ही के लखनऊ के पास बिल्कुल उठा के उसका सामूहिक उसके साथ व्यभिचार किया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक दलित को पंडित का फ़ोटो सिर्फ़ एक मीम बनाने के डालने के बारे में, और वो पंडित जिसके ऊपर दारू बेचने का, अवैध दारू बेचने का आरोप था, समाज ने जिसको बहिष्कृत किया था, उसका मज़ाक उड़ाया, तो सारे आस-पास के ब्राह्मणों ने इकट्ठा होके उससे पैर धुलवा के पानी पिलाया। ये क्यों हो रहा है? कहीं कोई किसी के पे पेशाब कर देता है, सवर्ण। तो क्या मनुस्मृति के अनुसार सारे दलित पैरों से ही पैदा हुए हैं और सारे ब्राह्मण मस्तिष्क से?
भूजाओं ने जन्म दिया क्षत्रियों को और वैश्य ने पेट ने वैश्य को। क्या ये मान के चले हम? और ये ऊपर से नीचे तक है। एक आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार को यदि अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती है और वो एडीजी रैंक का था सर, जी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, मतलब बहुत सीनियर ऑफिसर था। लेकिन उसको प्रताड़ित एक एसपी लेवल का आदमी कर रहा था क्योंकि वो सवर्ण था। उसको पोस्टिंग दी जाती थी कि जहाँ घर की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो। ये अपमान करना नहीं है तो क्या है? तो कोई दलित पढ़ लिख के भी अपनी जगह ढूँढ ले, तो क्या ये उसको जगह नहीं है? और उसने फिर अल्टीमेटली अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। ये बताने के लिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और आज उसने 11-14 लोगों के नाम लिखे हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं, किसी को छुट्टी पे जाने के लिए बोला जा रहा है, किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है। ट्रांसफर और छुट्टी ये थोड़ी ना किसी दलित एट्रोसिटी के खिलाफ यदि केस बनता है तो आप ट्रांसफर कर दोगे किसी का। आज भी उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, परिवार लगा हुआ है और एक मूवमेंट ले रहा है, ये दलितों के लिए एक मूवमेंट हो गया है। तो हम फिर किस सरकार में? सबका साथ सबका विकास, किसका साथ और किसका विकास? सबका साथ में क्या अडानी अंबानी ही आते हैं? बस उसी का विकास करेगी सरकार? या सवर्णों की अपने आप को ओबीसी समाज के बोलते हुए भी प्रधानमंत्री, यदि ओबीसीओ का भी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर प्रधानमंत्री किस बात? खुलेआम ये जो मतलब ये झंझोड़ने वाली बात है। ये समाज का आईना है, मैं बता रहा हूँ। हम कितना भी कहें कि हम अब 19वीं सदी में और मंगलयान कर दिया और सबका साथ सबका विकास और संविधान लागू कर दिया, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, ये सारे नाम आप भाषण में लेते हो, सब अपनी जगह पे है। यथार्थ के धरातल पे ये देश में क्या चल रहा है, ये वाय पूरण कुमार ने जो अपने खुद के साथ किया, ये दर्शाता है कि समाज में अभी भी क्या चल रहा है। एक अखिलेश यादव ओबीसी है, वो घर खाली करता है तो गंगा जल से धुलवाया जाता है। राजस्थान में एक पिछड़ा मंत्री मंदिर में जाता है तो मंदिर गंगा जल से धुलता है। क्या है ये? मात्र प्रधानमंत्री सिंबॉलिकली कुंभ के समय 4 दलितों को बुला के कैमरा लगा के पैर धो के बताएंगे कि मैं दलितों के साथ हूं। या संक्रांति को राजनाथ सिंह दलितों के बीच में बैठ के खिचड़ी खाएंगे तो आपने समानता ला दी। सवाल है आपके गवर्नेंस पे। आप दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये लिप सर्विस है कि अति पिछड़ो पिछड़ो दलितों के सब हम साथ में हैं। अशोक भाई कुशवाहा करके, वो कुशवाहा करके युवक था मध्य प्रदेश का भाई। जी। नहीं अशोक भाई, मैं एक चीज इसलिए बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे एक चीज और हैरानी होती है, जैसे मान लीजिए भाई जिस पार्टी से हो सकता है राहुल गांधी उसके घर वो आए, यही हो सकता था विपक्ष का। आरएसएस ऐसे सारे मुद्दों पे बिल्कुल मुंह सिल के बैठ जाती है, बिल्कुल मुंह सिल के बैठ जाती है वो अरे पाकिस्तान। सर, आरएसएस क्या मुंह छिल के बैठ जाएगी? आरएसएस खुद सवालों के घेरे में है पिछले 8 दिन से। एक आईटी इंजीनियर था केरल में, उसने गले में फांस लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और एक 15 पेज का लेटर पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे। क्योंकि आईटी प्रोफेशनल था, उसने वो स्लॉटिंग कर दिया था टाइम, उसकी जीवन लीला समाप्त होने के चंद मिनट बाद वो रिलीज हुआ। क्या भयंकर आरोप लगाए हैं उसने। उसकी आरोपों की तासीर मैं बताता हूं। वो कहता है कि यदि आपके पिता, आपका भाई सगा या आपका बेटा संग में हो तो उससे दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि सिवाय जहर के कुछ नहीं उगलते। वो कहता है कि मेरा पूरा परिवार संघ के प्रति डेडिकेटेड था और कम उम्र में 4-5 साल की उम्र में मैं संघ की शाखा में जाता था और तब से लेके आज तक जब तक मैं संघ में था, मैं सेक्स टूल था संघ के लिए। ही हैज यूज्ड द वर्ड सेक्स टूल। उसने कहा मेरा शोषण कितने लोग, कितने कैंपों में कितने लोग आके कर सकते थे, ठोक में कौन से पदाधिकारी आके करके जाते थे मुझे पता नहीं। और ये मेरे साथ अकेले के साथ नहीं होता था, मेरे साथ जितने भी छोटे बच्चे थे सबका साथ शारीरिक शोषण होता था।
मैं मेंटल केस हो गया हूँ। मुझे मेरा डिसऑर्डर हो गया है। मैं उसके लिए दवाइयाँ ले रहा हूँ, मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ। उन्हें कहा कि ये मत सोचिए कि मैं मेरी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा लव अफेयर फेल हो गया या मैं बैंकरप्ट हो गया या मुझे कोई निजी सा प्रॉब्लम है। मैं मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे जीजा के साथ बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड में बहुत इन्वेस्टमेंट है। मेरा कोई अफेयर नहीं, जिसका मेंटल मतलब जिसका डिसऑर्डर हो गया बॉडी का, वो क्या करेगा किसके साथ अफेयर? 14 पन्ने का लेटर है, एक-एक अकाउंट दिया है, रोंगटे खड़े हो गए सुन के। जी, उसके बाद संघ की तरफ से एक आया कि वो मेंटली ही प्रॉब्लम था, ऐसा हमने खुद पुलिस को कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट करे। ये लेटर हमको फर्जी लगता है। इन पे आरोप लगे तो लेटर फर्जी, इनके खिलाफ कोई बोले तो आदमी फर्जी। तो ये क्या संघ उस पे बात करेगा? संघ भी सिर्फ दशहरे के दिन बोलता ही है, काम क्या करता है? इस देश के मुसलमान, इस देश की ज़रूरत है, डीएनए एक है। फिर बरेली में लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसा क्या कुकर्म किया सरकार ने बरेली में, तो कोई विपक्ष का नेता भी जा नहीं सकता? और तमिलनाडु में भगदड़ में एक एक्टर अपने फैन्स को बुलाता है और भगदड़ होती है, 40-45 लोग मरते हैं, वहाँ बीजेपी का डेलीगेशन जाता है। जहाँ बीजेपी 3 ना 13 में, जी, लेकिन बीजेपी जाएगी वहाँ पे। और यहाँ बरेली, जिसकी सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, वो नेता अखिलेश यादव बरेली नहीं जा सकता। यदि वो रामपुर जाता है तो बरेली एयरपोर्ट से उसको ऐसा बाहर से बाहर निकाला जाता है। बरेली से चॉपर से उड़ाया जाता है उसको, कि आप बरेली में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या किया भाई बरेली में? मुझे बताइए, आई लव राम बोलने पे क्या आप अभी आप अमेरिका में हैं, आप जरा बोलिए आई लव राम, तो आपको कोई फांसी सजा दे देगी कोई? आई लव कृष्ण बोला तो क्या होगा? कृष्ण के दर्शन तो पूरे विश्व ने संभाला है। यदि आई लव मैं भगवान ये बोलने पे यदि सजा होती तो विवेकानंद कभी शिकागो में जाते ही नहीं। जिस विवेकानंद का नाम ही लेते, कम से कम शर्म आनी चाहिए, सुन लीजिए उनका भाषण। आई लव मोहम्मद इस बोलने पे भी वहां पे दंगे हो जाते हैं। अरे आप बोलिए आई लव राम, क्रिश्चियन बोलेगा आई लव ये जीसस, कोई कहेगा कि आई लव अपने अपने भगवान का नाम लेगा कोई, आई लव बुद्धा। तो क्या हर्ज है उसमें? आपके भगवान को तो कोई गाली नहीं दे रहा था। अपने भगवान से प्यार करना भी गुनाह हो गया इस देश में। इसके लिए बुलडोजर चलेंगे? अच्छा, अशोक भाई, एक बीच एक एक इम्पोर्टेंट, और मैं मतलब मैं जो जो हम लोगों की प्रायोरिटी, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। इलेक्शन भी प्रायोरिटी है, उस पे भी आएँगे। लेकिन उससे पहले सोनम वांगचुक पे भी बात करना आवश्यक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं जब यहाँ विदेश में हूँ, बहुत से लोगों ने पूछा और मेरे पास कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं था कि सोनम वांगचुक को आपने अंदर क्यों कर दिया? और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी के साथ थे, तो इनको क्यों अंदर कर दिया? कुछ इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। मैं उसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सोनम वांगचुक पे भी एक, क्योंकि सरकार क्या कर रही है? देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में अभी एक एफिडेविट आया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सोनम वांगचुक को एनएसए में अरेस्ट कर लिया। अब नासा क्यों, एनएसए क्यों लगाया? ये राष्ट्रद्रोह और समाज के लिए घातक होता है, तब एनएसए लगता है। और उनको दूर जोधपुर की जेल में शिफ्ट कर दिया, लेह से। उन्होंने कहा कि मैं जेल में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जेल में रह लूंगा। सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट आया पहली बार जेल से। लेकिन जिन 4 बच्चों की हत्या हुई है, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसी के बीच उनकी पत्नी थी गीतांजलि अंगमो। उन्होंने हाइबस कार्पस लगाया सुप्रीम कोर्ट में, बंदीकरण याचिका, कि भाई मेरे पति को लेके गए, मुझे कुछ पता भी नहीं, हमको कुछ बताया भी नहीं रहे, ये नहीं रहे। जब ये केस चल रहा था हियरिंग में, तो जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस वीएम अंजेरिया के बेंच पे ये केस आया। तो पहली बार एफिडेविट आया लेह के डीएम साहब से। वो कहते हैं ड्यू प्रोसेस वाज फेथफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ नासा अगेंस्ट दिस। और वो देशद्रोह और ये क्या है क्या है, तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ याद आया।
मैंने तो सोचा कि जिस जगह ये गए थे, पाकिस्तान गए थे, वो अकेले नहीं गए थे। वो डॉन के कार्यक्रम में देश से कम 6 लोग और गए थे। उसमें 2 पत्रकार भी थे। सुनीता नारायण जो अपने यहाँ हमेशा लड़ती रहती है पर्यावरण के लिए, वो भी जा रही थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो गई नहीं। लेकिन मैं जब देख रहा था कि क्या किया है अब तक सोनम वांगचुक का क्या रहा है, अब मैं थोड़ा-सा आपको एक बता देता हूँ। 3 दिसंबर 2021 युवा मामले और खेल मामले के मंत्रालय के तहत नेहरू युवक केंद्र ने वेबिनार के मुख्य वक्ता थे, सरकार ने बुलाया था उनको। जल शक्ति अभियान 2 के तहत लद्दाख में जल संरक्षण पर प्रबंधन पर बात कर रहे थे। 27 अप्रैल 2022 में लद्दाख में टिंगमोसंगंग के आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सहकारिता आंदोलन में जागरूक शिविर में उनको मुख्य अतिथि बताया था। 21 अक्टूबर 2022 में लद्दाख स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एनसीईआरटी के साथ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन पे जो बातचीत हुई, उसमें उनको एक सहभागी और एक कंट्रीब्यूटर करके बुलाया था। 25 नवंबर 2022 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोर्ड में जो वर्ल्ड हेरिटेज वीक हुआ, उसमें वो वक्ता थे। 26 जुलाई 2023 में वाटर विजन 1947 के भाग के तौर पर एलजी के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल द्वारा स्प्रिंगफील्ड मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया था, जिसमें ये मुख्य अतिथि थे। 3 मई 2023 में लद्दाख सांस्कृतिक मंच का स्थापना दिवस लद्दाख के सांसद के साथ वो स्टेज पे शेयर कर रहे थे। 10 जनवरी में लेहर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल इमोशनल एंड थिंकिंग लर्निंग वर्कशॉप में थे। वो जम्मू कश्मीर के एलजी के एडवाइजर थे। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, देखिए आपको अप्रैल 2022 में तत्कालीन महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, जो अभी बिहार में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, ने वांगचुक को कहा कि हमारे राष्ट्र के बेहतरी, खासकर हमारे छात्रों के कल्याण के लिए मिलकर काम करने के लिए सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं। और वांगचुक को 2018 से महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड के सदस्य देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपॉइंट किया था। ये आदमी का उपयोग भारत सरकार ने तमाम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया। एकाएक वो कैसा देशद्रोह हो गया। और उसका दोष इतना ही था वांगचुक का कि उसने बीजेपी को अपने किए हुए वादे को याद दिलाया। उसने मांग नहीं रखी सर, मैं जरा अपने दर्शकों को बता दूं, उसने कोई नई मांग नहीं रखी। उसने वही किया जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था चुनाव के समय, कि हम आपको शेड्यूल 6 में इंक्लूड करेंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। अब यदि आपने मुझे कहा कि अभी आप अमेरिका है और आपने कहा कि अशोक जी, यहाँ एक चॉकलेट बहुत अच्छी मिलती है, मैं आपके लिए लेके आऊंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। और आप लखनऊ आने के बाद सिर्फ मैंने इतना ही पूछा आपको कि सर वो मेरी चॉकलेट आ गई क्या, और इसके ऊपर आप पुलिस कंप्लेंट कर दो, अशोक वानखेड़े मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है और एक्सटॉर्शन कर रहा है चॉकलेट मांग के। आप मुझे बताइए, मैं मेरी क्या मेरा दोष। ये एग्जैक्टली वही हुआ कि आपने मुझे चॉकलेट बोला, आपने खुद ही चॉकलेट बोला, और मैंने याद दिलाया सर आप मेरी चॉकलेट शायद भूल गए क्या लाना। अरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, अशोक वानखड़ी एक्सटॉर्शन कर रहा है, धमकी दे रहा है, मुझे चॉकलेट मांग रहा है मुझसे, बताइए। और पुलिस मुझे उठा के ले जाती है कि राष्ट्रद्रोह किया तुमने, आनंद वर्धन जी से चॉकलेट मांगा। मैं बोल बोल के थक गए और मैंने नहीं मांगा, आनंद जी खुद दे रहे थे, आनंद जी खुद दे रहे थे, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, चलो अंदर। ये वांगचुक के साथ हुआ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इसी देश के एक मंत्री उनको लिखते हैं, अर्जुन मुंडा। दिसंबर 2019 में तत्कालीन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिलाने के लिए वांगचुक की लड़ाई को स्वीकार किया था। 24 दिसंबर 2019 को लिखे एक पत्र में मुंडा ने वांगचुक को लिखा, मैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रहने वाले लोगों की पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता पर आपकी चिंताओं की सराहना करता हूं, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करना भी शामिल है। मैं सूचित करना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची क्षेत्र घोषित करने पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। अब मुझे बताओ, प्रस्ताव भी भेजा है, सब कुछ किया है,
और आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि सर ये सब हुआ है तो कब देंगे आप हमको? मोहन भागवत जी कहते हैं कि जंजी जो है ये कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनता के बीच में गैप बढ़ता है तो ऐसी बातें होती है। लेकिन आपको अ, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल काम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन लोकतांत्रिक तरीका किसको कहते हैं आप? क्या 1 साल से लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं होते? क्या महात्मा गांधी ने बताए हुए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अनशन का मार्ग नहीं अपनाया था? क्या उन्होंने दांडी मार्च जैसा एक पदयात्रा नहीं निकाली थी, जो लेह लद्दाख से दिल्ली के दिल्ली तक आए थे वो पैर-पैर चलते हुए? क्या सरकार ने उनकी बात सुनी? उसके बाद भी वो 15 दिन के अनशन चल रहा था, 15 दिन हो गए थे। 2 लोग सीरियस हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तब जो युवा लोग होते हैं, उनका सब्र का बाँध टूट गया। उनको लगा कि ये अनशन करने वाले बुढ़ाऊ सब मर जाएँगे, लेकिन सरकार नहीं सुनने वाली, सरकार एक ही बात सुनती है जब सरकार को चोट पहुँचती है और फिर उन्होंने हंगामा किया और फिर अजगनी हुई वहाँ पे। उसके बाद फायरिंग हुई। फायरिंग के कोई नॉर्म्स नहीं होते। पैरामिलिट्री फोर्स या कोई भी फोर्स जब अपने लोगों के ऊपर फायरिंग होती है तो बिलो द कमर के नीचे होती है, बिलो द बेल्ट फायरिंग की जाती है। लेकिन जो लोग मरे हैं उनको सीने में और सर में गोलियां लगी हैं। क्या ये हत्याएं नहीं है? किस लिए? आप खुद तय थे, आपके मंत्री प्रस्ताव भेज रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरकार में कोई मंत्री बिना उनके परमिशन के प्रस्ताव भेजे अपने तरफ से। क्या कुछ मिनरल्स है लेह लद्दाख में जिसके ऊपर किसी धन्ना सेठ की नजर है, किसी उद्योगपति की नजर है? सरकार अपने लाडले उद्योगपति को ऑब्लाइज करने के लिए स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना नहीं चाहती। सरकार वो शेड्यूल 6 में नहीं डालना चाहती, क्योंकि शेड्यूल 6 में डालेंगे तो माइनिंग बंद हो जाएगा और आप माइनिंग नहीं करवाना चाहते। क्या सरकार इसके लिए कर रही है? क्या किसी एक उद्योगपति के लिए पूरे बॉर्डर स्टेट का राज्य आप शहीद करवा देंगे? उसने अपने वक्तव्य में कहा था। अच्छा, मोहन भागवत जी ने जब कहा शांतिपूर्ण तरीके से, तो उसने भी यही कहा। वांगचुक का भी यही स्टेटमेंट है कि भाई हम आंदोलन कर रहे हैं लेकिन गांधी जी के तरीके से, हिंसा को बिल्कुल जगह नहीं है। हिंसा होगी तो गोलियां चलेगी, नाहक हम मर जाएंगे। हम मरने के लिए थोड़ी ना आंदोलन कर रहे हैं, हम कुछ पाने के लिए कर रहे हैं। ये सब बोलने वाला, मतलब जो मोहन भागवत बोले तो सदाचार, और वांगचुक वही शब्द बोले तो गद्दार। ये कहाँ का है? ये जब एफिडेविट पढ़ा तो मुझे हंसी आई। मैंने, सरकार इतनी मूर्ख है कि एक देशद्रोही को अभी तक सर पे लेके चल रही थी। ऐसे सरकार को सत्ता में रहना नहीं चाहिए। नैतिकता के ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई मेरी सरकार बहुत ही नालायक है। एक देशद्रोही को हम, बताओ, हमारा ब्रांड एम्बेसडर बना के बैठे थे। ओ, हमको समझ ही नहीं आया, हमको अधिकार ही नहीं सत्ता में रहने का। अशोक भाई, बस समाप्त करने से पहले, क्योंकि उसके बिना बात पूरी नहीं होगी, बिहार इलेक्शन आ गया है सिर पे और अब लोगों ने अपनी अपनी सूची जारी कर दे रहे हैं। एनडीए का झगड़ा खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। वहां कभी नीतीश कुमार गुस्सा हो रहे हैं, कहीं पर उसके मुकाबले इंडिया गठबंधन में इस तरह की कोई वारदात नहीं हो रही। तो पहले ये जो नीतीश का गुस्सा, कभी नीतीश गुस्से हो रहे हैं तो कभी कुछ को हो रहा है, कुछ अजीब देखिए, हलचल है। उस पर देखिए टिप्पणी हिंदी, करके हम क्लोज करें। शुद्ध शुद्ध हिंदी में टिप्पणी करूं तो रायता फैल गया साहब। और रायता ऐसा फैल गया, किसी के बाप से समेटा नहीं जा रहा है। जी। अमित शाह जी जेपी नड्डा से 8-8 घंटे मुलाकात कर रहे हैं। 8-8 घंटे की मीटिंग। 8 घंटे की मीटिंग में तो पूरे लोकसभा की सीटों का वारे नारे हो जाता। अमित शाह 8 घंटे बैठे तो, लेकिन नहीं फंस रहा है मामला। ये इसलिए फंस रहा है सर कि एनडीए में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अविश्वसनीयता का है। कोई किसी पे विश्वास नहीं रख रहा है। सब एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं और दोस्त बन के साथ में आते हैं। सोशल मीडिया को बहुत गालियां दे रहे थे जायसवाल साहब, जो उनके अध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष। वो कह रहे थे कि फालतू आंकड़े देते हो, इतने लड़ रहे हैं, इतने लड़ रहे हैं। अरे हम अनाउंस करेंगे सीट शेयरिंग, हमारे सारे घटक दल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और इकट्ठा सीट शेयरिंग करेंगे। मैं, ठीक है भैया, सबने तालियां बजाई। हम सोशल मीडिया वाले बहुत नालायक, आप सही। अरे बाबा, 71 लोगों की लिस्ट बीजेपी ने बाहर ला दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जायसवाल साहब, ये आंकड़ा कहां से आया?
वह जनता दल यूनाइटेड ने 7 लोगों को बी फॉर्म दे दिया। इन्हें 71 लोगों का नाम दे दिया, जिसमें स्पीकर साहब भी गायब है। उसमें कई लोग वहां पे, कई मतलब गांव गांव में आंदोलन हो रहे हैं, गांव गांव में। इनके पास नेताओं की बैंकरप्सी इसलिए है कि एक सिंगर है मैथिली ठाकुर, उसको तक चुनाव लड़वाने की बात हो रही है, क्योंकि इनके पास लोग नहीं है चुनाव जीतने वाले। फ्री फॉर ऑल हो गया। उधर मांझी बोल रहे हैं, मैं तो जो सीटों पे चुनाव लड़ना है वहां तो मैं लड़ी लूंगा, मैं किसी को नहीं रोक लूंगा। वहां जो पासवान बैठे हैं, उनको, चिराग पासवान को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को सीट तो दी, लेकिन इसमें हारने वाली सीटें ज्यादा है, जीतने वाली कम है, तो मेरे को क्या सब कचरा कचरा मेरे माथे मारा क्या 29 सीटों के नाम पे। वहां विद्रोह है, मतलब फ्री फॉर ऑल है। जनता दल यूनाइटेड में ना लल्लन सिंह ना संजय सिंह, उन्होंने कहा कि बहुत चला लिया पार्टी, अब मैं चला लूंगा। संजय झा। और नीतीश तो हाँ, संजय झा और वो लल्लन सिंह दोनों को बोला कि बहुत बड़ी पार्टी चला ली आपने, अब मैं चला लूंगा पार्टी, अब टिकट मैं दे दूंगा। वहां सिर फुटबल हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लोग उतार रहे हैं। जिनका टिकट कटा वो कसम खा रहे हैं कि हम जीतने नहीं देंगे। पहली बार मैंने देखा कि बीजेपी के कार्यालय को घेराव किया कार्यकर्ताओं ने। पहली बार देखा कि मैं जायसवाल की गाड़ी को घेराव कर दिया। गांव गांव से वीडियो आ रहे हैं कि हमारे यहाँ यदि लोकल आदमी को नहीं दिया कि बार वालों को भगा देंगे, ये गमछा 2 मिनट में उतार के फेंक देंगे। ये लोग भाषण दे रहे कि हमको लोकल आदमी ही चाहिए। जब हमारे यहाँ क्राइम होता है तो हम कौन से बाहर के आदमी के पास जाएंगे, हमारा लोकल आदमी ही हमारी मदद करेगा। वो लोकल आदमी की बात कर रहे हैं, कोई दलित की बात कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में एक खबर आई थी कि लालू जी ने कुछ को बी फॉर्म दिए, लेकिन वो बी फॉर्म वापस भी हो गए। 4-5 बी फॉर्म दिए थे उन्होंने, वो वापस भी हो गए। कांग्रेस का और उनका सीट शेयरिंग फार्मूला ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। और उसमें लड़ाई इसलिए नहीं है कि बड़ा भाई वहां पे आरजेडी है, सबको पता है। पिछली बार 30 सीटों पे वामपंथी दल लड़े थे, इस बार भी करीब करीब उतनी ही सीटें उनको मिलेगी। कांग्रेस 70 सीटों, कांग्रेस का एक है, बिहार में जब कांग्रेस 41 पे लड़ी तो 27 जीत के आई, 70 पे लड़ी तो 19 जीत के आई। तो कांग्रेस भी सोच रही कि 50-55 पे लड़े तो एक एवरेज वाला मामला भी हो जाएगा और सीटें बढ़ जाएगी। जीताऊ सीट पे उम्मीदवार, कुछ सीटें हैं जहां मुझे लगता है कि अभी उस पे क्लेमिंग में 4-5 सीटों का मामला है जहां क्लेम के लिए है, नहीं, लेकिन उनको फ्री फॉर, हाँ। उनको लेकिन मुकेश अभी सहनी और पप्पू यादव को एडजस्ट करना है, दो लोगों नहीं को नहीं, एडजस्ट। मुका वो हो जाएगा उधर। सोरेन को भी 2 सीटें दी जाएगी। वो आपस में उन्होंने बांट ली कि ये इसको सीट दे देगी, वो उसको सीट दे देगी। लेकिन वहां पे ये है कि बीजेपी को निपटाने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने कसम खाई है कि इस बार बीजेपी से ज्यादा सीटें लानी है। अपनी नहीं बढ़ती तो उनकी कम करो, लेकिन लेकिन अपने को बड़ा हो रहा है। उधर बीजेपी ने देखा कि अब नहीं तो कब नहीं, इस बार अपने को अपने बलबूते पे सरकार बनानी है। अच्छा अशोक उधर भाई। जो पिछली बार जो उन्होंने कार्ड फेंका था चिराग पासवान का, कि जिसने जनता दल यूनाइटेड को बिल्कुल 42 पे लेके आए थे 70-72 से, अब इस बार एक नया कार्ड यूज हुआ जिसका नाम पीके है। अब वो पीके जो है वो आत्मघाती साबित हो गया। पीके शहरी और सवर्णों के वोट लेके जा रहा है जो बीजेपी का वोट बैंक है। अब बीजेपी सर खुजा रही है कि इसको कैसा हैंडल किया जाए पीके को। पीके ने सबसे पहले अपने 50 सीटें अनाउंस कर दी। अशोक भाई, इन सबके बीच में एक बहुत क्विक टिप्पणी, क्योंकि अब खत्म हो रहा है समय। एक मुझे एक हरदम ये लगता है कि बीजेपी और उसके सामने इलेक्शन कमीशन और हमारी जुडिशरी लालू जी के ऊपर जो एक पुराना केस था जिसमें वो डिस्चार्ज हो चुके थे, उसका फिर चार्जेस फ्रेम करके, और देखिए, जब तेजस्वी यादव 14 इससे साल थी। मुझे मुझे ये मालूम है कि चुनाव के पहले जब वो आए थे दिल्ली, तभी मुझे लग रहा था कि चार्जेस फ्रेम होंगे इनके। लेकिन चार्जेस फ्रेम होने से गुनहगार नहीं था। चार्ज तो फ्रेम अमित शाह के खिलाफ भी थे, चार्ज तो फ्रेम मोदी जी के खिलाफ भी थे। बाद में सर्वोच्च न्यायालय से छूट गए, तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय से छूट जाएगा। अब तो लोअर कोर्ट में ही है, अभी तो हाई कोर्ट में मामला नहीं गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो कोई कोई मामला नहीं। चार्जेस फ्रेम करे जाए तो आधी कैबिनेट में चार्जशीट पे लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनकी चार्जशीट फाइल होती तभी तो चलेगा ना मुकदमा। तो चार्जेस तो आधी कैबिनेट के ऊपर फ्रेम है भाई, चार्ज से क्या करोगे।
सजा भी तो होनी चाहिए ना, जिसमें सजा हो गई लालू की, तो लालू जी जमानत पे यदि है तो लालू जी चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, वो तो बाकायदा संविधान। लेकिन एक मानता हूं मैं, लालू परिवार के, लालू यादव के परिवार के एक परिवार है जो अभी तक बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ। एक लोग बीच बीच में एक खबरें उड़ा देते हैं गोदी मैडम क्या चैनल, कि अंदरूनी कॉम्प्रोमाइज हुआ है और वो इसको ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके उनको मालूम है कि ये करने से देखिए, क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस खुद का बीजेपी का बहुत ज्यादा है। तो बीजेपी क्या करती है कि दूसरी की क्रेडिबिलिटी को भी, विश्वसनीयता को भी छेद करती है। और ये इनका बहुत पहले है कि अरविंद अरविंद केजरीवाल यदि बहुत आगे जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दो, फिर 100 करोड़ का आरोप लगा दो, उसी को मैं उलझा दो उसको। और मैं एक चीज और अशोक भाई कहूंगा कि ये लालू यादव को एक क्रेडिट तो देनी ही पड़ेगी, हम लोग जो भी कहें। घर में जब तेज प्रताप यादव अपने मन के थे, कोई ऐसा नहीं था को, तो उन्होंने जब बिहार की जनता लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट आया तो उन्होंने उसको उनको उस घर में भी सर्जरी करने में उनको कोई दिक्कत नहीं 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 नहीं, देखिए ये जबकि वो बहुत राजनीति है। दुलारे नहीं, जबकि वो बहुत दुलारे बेटे हैं रावड़ी के, मतलब ये सबको पता है कि मैंने उनको बोला भाई, सबसे बड़ा बेटा है तो दुलारा तो होगा ही। हाँ, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है सर कि राजनीति में आप किसका, भाई तेज प्रताप जो है वो किसके हाथ में टूल बन रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। कौन उसको, उसके उसमें महत्वाकांक्षा को हवा दे रहा है। उससे उनको लगा कि लालू परिवार डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो एक मस्करा और जोकर के तहत उसको लोग लेते हैं। नोबडी टेक्स हिम सीरियसली, क्योंकि उसने अपनी छवि ऐसी खुद ही बनाई है मीडिया में उल जुलूल स्टेटमेंट देके। लेकिन आप बताइए एनडीए में क्या मतलब, मैं बोलता हूँ ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। अभी जो राजभर है आपके यूपी के, जो कैबिनेट में मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, ये यूपी पहुंच गए, ये बोले मैं 150 सीटों पे लड़ूंगा। और उसने दावा किया कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो ये गिड़गिड़ाते हैं मेरे पास आके कि हमारा चुनाव निकाल दो बीजेपी वाले। मेरी बात हुई थी विनोद तावड़े से, मेरी बात हुई थी जायसवाल से, मेरी बात हुई थी अमित शाह जी से, मेरी बात हुई जेपी नड्डा से। सबने कहा था कि बिहार के चुनाव में आपका ख्याल रखेंगे। अब मेरी को जगह ही नहीं दे रहे, तो मैं अपने बलबूते पे चुनाव लड़ूंगा। और राजभर और बहुत सारे भर है, तो इनके सारा जो वोट बैंक है उसका तो क्लेम है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा 10,000 से कम वोट बैंक नहीं है, वो तो फेंकते होंगे। लेकिन 2-2 हजार, 1-1 हजार भी वोट होगा, 600-700 भी वोट होगा। तो विधानसभा जहाँ ट्रायंगुलर बात होती है या ट्रायंगुलर होने की बात होती है, मैं ट्रायंगुलर इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि सिर्फ वहां पीके है। ट्रायंगुलर इसलिए भी हो रहा है कि जिनके टिकट कटे वो खुद खड़े हो रहे हैं चुनाव में। वो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे तो वो वहां घमासान होगा। तो वहां 2-2 हजार वोट, 1-1 हजार वोट बहुत मायना रखते हैं। और वो पूरे पूरे बिहार में बताएंगे कि ये वादा खिलाफी है, ये लोग विश्वास लायक नहीं है, मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। यही भाषा है राजभर की। तो ये एक और कई फैक्टर्स है कि मैंने बोला ना कि इस बार नतीजे बहुत ही गड़, गड़बड़ वाले आएंगे। मतलब हमको भी लगेगा कि नतीजे कैसे आए, कौन कहाँ जीत जाएगा और क्यों जीत जाएगा। क्योंकि चुनाव सिर्फ आपके एजेंडे पे नहीं होता, चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण के नहीं होता। चुनाव ये भी होता है कि कौन किसके वोट काटता है, कौन किसको सरप्लस करवाता है। यहाँ वोट कटाऊ वाली जो सिस्टम है बिहार में, वो बहुत ज्यादा चल रही है इस बार। तो कौन किसका काटता है, किसके हाथ में बटेर लगती है, किसके हाथ में मुर्गा लगता है, तो समय बताएगा निर्णय आने के बाद। लेकिन जो एनडीए इतराता था कि हम अपने बलबूते पे बीजेपी सरकार बनाएगी, अब तो एनडीए के बलबूते पे भी सरकार बनाने के वादे दिख रहे हैं। ये वस्तुस्थिति है आज के डेट में। कल क्या होगा जब सूची आएगी, अंतिम सूची आएगी फॉर्म वापस लेने के बाद, और जब चिन्हित होगा 1 to 1, तब जाके एक फेयर पिक्चर आएगा जहां हम बोलेंगे। लेकिन अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी इतना यदि माथाफोड़ी हो रही है, इतना रायता फैला है, तो फिर आगे क्या होगा ये तो खुद राम जाने। और मैं चलते चलते मैं अपनी एक टिप्पणी कर दूं, और इन सबसे ऊपर एक बड़ी पार्टी और चुनाव में भाग ले रही है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है। वो अरे इलेक्शन कमीशन का नहीं तो मुझे तो लगता है कि ज्ञानेश कुमार जब आपका शो देखते भी होंगे गलती से तो हंसते होंगे और अपने पत्नी को कहते होंगे देखो ये मूर्ख अभी बता रहे हैं कि वो जाति समीकरण वो आ रहा है वो आ रहा है। अरे नतीजा तो मैं दूंगा, इन मूर्खों को क्या मालूम। मैं क्या क्या करने जा रहा हूं। शुक्रिया अशोक भाई, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।